इस दुनिया में हर व्यक्ति राशि के आधार पर अपनी राशि आत्मा को जागृत कर सकता है। किसी की राशि ड्रैगन है तो वह शैडो डिवाइन ड्रैगन आत्मा को जागृत करके एक पीढ़ी का शैडो लॉर्ड बन जाता है। किसी की राशि सांप है तो वह श्यांगलू आत्मा को जागृत करके तीनों लोकों में कत्लेआम मचा सकता है और आठों दिशाओं को अपने सामने तुच्छ समझ सकता है। और किसी की राशि कुत्ता है तो वह शाओतियान डॉग आत्मा को जागृत करके एयरलांग शेन पर सवार होकर पूरी दुनिया में युद्ध कर सकता है। लेकिन मेरी राशि घोड़ा है। पिछले जन्म में मैंने जेब्रा आत्मा को जागृत किया था। हालांकि उपचार की प्रतिभा के सहारे मैंने किसी तरह अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अंत में एक राक्षसी जानवर के खून चूसने आने पर मुझे सन यानबीचान ने एक मुंह लार निगलकर झर से मार डाला। अब राशि जागृति के युग में प्रवेश करने में 3 घंटे बाकी हैं। पुनर्जन्म के बाद मैं तुरंत अपने घर के सबसे नजदीक वाली किताबों की दुकान पर गया और दुकानदार से एक शनहैजिंग लाने को कहा। फिर उत्साहित होकर घर वापस आया और हर पन्ने पर अपना नाम और जन्म की तारीख तथा 8 अक्षर लिख दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद लोगों ने राशि आत्माओं को जागृत किया था। राक्षसी जानवरों के आक्रमण का सामना करने के साथ साथ लोगों ने एक गुप्त रहस्य भी खोज लिया था। वह यह था कि वे दिव्य पशुओं के साथ अनुबंध कर सकते थे। अपना जन्म विवरण और नाम दिव्य पशु के चित्र पर लिखने से उस दिव्य पशु के साथ रक्त अनुबंध किया जा सकता था। लेकिन प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद यह तरीका प्रभावहीन हो गया। हर कोई अतीत में वापस जाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो शनहैजिंग में मौजूद भयंकर राक्षसी जानवरों के साथ अनुबंध किया जा सकता था और उसके बाद अजेय शक्ति के साथ पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता था और प्राचीन दिव्य शक्तिशाली अस्तित्वों के साथ अनुबंध करके देवताओं के बराबर शक्ति भी प्राप्त की जा सकती थी। इसलिए दुनिया के परिवर्तन से पहले पुनर्जन्म लेने के बाद मेरा पहला काम शनहैजिंग खरीदना था और फिर उसमें अपना जन्म विवरण लिखना था। इन सब को पूरा करने के बाद ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद मेरी जागृत होने वाली राष्ट्रीय आत्मा वही भयानक राक्षसी जानवर होगी जिसके साथ मेरा अनुबंध सफल होगा। मैं अपने भीतर की खुशी को दबाने की कोशिश कर ही रहा था क्योंकि 1 घंटे बाद ही प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन होने वाला था। बहुत जल्द आसमान अचानक लाल हो गया। प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन हो गया। राष्ट्रीय जागृति का युग आ गया। हुआशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घबरा गए। जल्द ही सभी लोगों के दिमाग में एक जानकारी आई जिससे उन्हें दुनिया में आए बदलाव के बारे में पता चला। हालांकि दुनिया बदल गई थी। प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन हुआ और राक्षसी जानवरों ने सफाया शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बदल गई जिससे लोग राष्ट्रीय आत्माओं को जागृत कर सकते थे। जागृति के बाद वे साधना कर सकते थे। भविष्य में यह अब केवल सोने चांदी की दुनिया नहीं थी बल्कि शक्तिशाली लोगों का सम्मान और कमजोर लोगों की अधीनता वाली दुनिया थी। इस समय मैं अपने शरीर में उमड़ रही शक्ति को उत्साह से महसूस कर रहा था। पहले की तुलना में यह कम से कम 100 गुना अधिक थी। हालांकि इसी समय रास्ते से गुजर रहे लोगों की बातचीत ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पता नहीं मैं कैसी आत्मा जागृत कर पाऊंगा। मेरी राशि बाघ है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा यूमी व्हाइट टाइगर होगी। मेरी राशि कुत्ता है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा जियो ऑन होगी। मेरी राशि बंदर है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा लिंगयुन रेड मंकी होगी। क्या इससे मुझे बेहतर रूप बदलने की शक्ति मिल जाएगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बहुत ज्यादा मत सोचो। ड्रैगन कंट्री में 1.4 अरब लोग हैं। जो लोग उन शक्तिशाली जानवरों और राक्षसी जानवरों को जागृत करते हैं वे इंसानों में श्रेष्ठ होते हैं। यह संभव नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग ही मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति देव स्तरीय आत्मा जागृत कर ले। आगमन समाप्त होते ही उसी क्षण सभी लोगों की राशियां जागृत हो गईं। मेरे शरीर से भी इसी समय चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। एक के बाद एक भयंकर राक्षसी जानवरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद लगातार दहाड़ों के साथ वे मेरी आत्मा के कक्ष में प्रवेश कर गईं। मैंने बहुत सारे दिव्य और भयंकर राक्षसी जानवरों के चित्रों पर अपना जन्म विवरण लिखा था। मेरे अनुबंध का जवाब देने वाले वास्तव में 9 थे। इस जन्म में मेरी राशि आत्मा अब झेब्रा नहीं थी बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद ये 9 भयंकर राक्षसी जानवर थे। क्यूएनक्की, टायोटी, सुवान्नी, क्यूलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, जुयान, 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग। मैं इन्हें बुलाकर अपनी राशि आत्मा का वास्तविक रूप बना सकता था। इससे न केवल शरीर की शक्ति बढ़ सकती थी बल्कि हर राक्षसी जानवर के पास अपनी अलग कौशल और क्षमताएं भी थीं। इस राशि जागृति के युग में मैंने 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों को आत्मा के रूप में जागृत किया था। तो क्या अब मैं पूरी दुनिया में बेखौफ नहीं घूम सकता था? जब मैं अपने भविष्य की कल्पना कर रहा था तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओनिंग का फोन आया। शितियान, तुमने कौन सी आत्मा जागृत की? मेरी राशि सांप है। मैंने एक अलग तरह के सांप को जागृत किया है। मेरी आत्मा झेब्रा है। ये जानने के बाद उसने तुरंत कहा कि आगे से वह मेरा ख्याल रखेगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वह वास्तव में मेरा बहुत ख्याल रखती थी। खासकर प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के शुरुआती समय में शहर में बहुत सारे राक्षसी जानवर उत्पात मचा रहे थे। अगर उसकी सुरक्षा न होती तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका
का होता। लेकिन प्राचीन बाढ़भूमि के आगमन के 2 साल बाद एक अवशेष के लिए दूसरे लोगों से लड़ते हुए वह एक बड़ी लड़ाई में फंस गई। विरोधी पक्ष के 4 वेनरेबल शक्तिशाली लोगों ने मिलकर उसे उस अवशेष में दबा दिया। अब जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अभी से इतना मत अकड़ो, बाद में मेरे घर आना। फोन काटने के बाद मैं तुरंत अपनी पूर्व प्रेमिका लियू रोंग को ढूंढने चला गया। उसकी राशि भेड़ थी। पिछले जन्म में उसने लिटिल शीप राशि आत्मा को जागृत किया था। युग के बदलाव ने उसकी मानसिकता भी बदल दी थी। धीरे धीरे वह मुझे नापसंद करने लगी और अपने कुछ रूप रंग के सहारे शुलोंग के एक वरिष्ठ छात्र से जुड़ गई। जब मुझे इसका पता चला तो उसने उस व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा भी था। उसकी राशि आत्मा प्रिजन ड्रैगन थी, जो जन्म से ही आत्माओं को दबाने वाली शक्ति रखती थी, जिसके कारण मेरे भीतर जरा भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची। इस तरह उसने जबरन मेरी 3 उंगलियां कुचल दी थीं। आज पहले इन दोनों पुरुष और महिला से हिसाब चुकता कर लेता हूँ, साथ ही अपनी ताकत भी आजमा लूंगा। मैं लियू रोंग के किराए के घर पहुंचा। अभी कुछ देर पहले ही उसने मुझसे कहा था कि वह घर पर अकेली है, लेकिन इस समय वह वास्तव में उस शुलोंग के साथ ही। सच सामने आ जाने का पता चलते ही लियू लोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने घमंड से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो बस मेरे एक पालतू हो। अब प्राचीन बाढ़भूमि का आगमन हो चुका है। केवल शक्तिशाली लोग ही मुझे पाने के योग्य हैं। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना मेरे लिए सिर्फ बर्बादी है। जरा ली लेई को देखो, तुम किस मामले में उसके बराबर हो। इसी समय ली लेई ने भी अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। लड़के, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी राशि ड्रैगन है। मैंने राशि आत्मा के रूप में क्यू लोंग को जागृत किया है और तुम तो बस एक बेकार आत्मा वाले हो। जेब्रा, अब तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों के बल बैठकर 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो, फिर लियू लोंग को खुद मेरे हवाले कर दो। तब मैं विचार कर सकता हूँ कि भविष्य में तुम्हें अपने अधीन काम करने दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अचानक एक ऐसी शक्ति महसूस हुई जिसका विरोध करना असंभव था। वह मेरी बिना किसी दिखावे वाली सीधी मुक्के की चोट थी। मैंने सीधे एक मुक्का मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। ली ले के मुंह से खून निकल रहा था। वह बुरी तरह जमीन पर पड़ा था। उसने संघर्ष करके उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जैसे बिखर गया हो। यह असंभव है। तुम एक जेब्रा होकर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? आखिर उसने क्यू लोंग को जागृत किया था। अपनी राशि आत्मा के बढ़ावे के कारण साधारण हमले उसके शरीर पर ऐसे लगते थे जैसे बस खुजली हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वह इतना कमजोर था कि एक भी वार सहन नहीं कर सका। मुझे शरीर से हत्या की आभा निकालते हुए अपनी ओर आते देख उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षसी जानवर खड़ा हो। लियू लोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म में अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लिया और उसके चारों अंग जीवित अवस्था में तोड़ दिए। एक के बाद एक चीखों के बाद ली लेई सीधे बेहोश हो गया। वहीं लियू लोंग का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था और वह जमीन पर पड़ी कांप रही थी। मैंने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। राष्ट्रीय जागृति के बाद लोगों ने जल्द ही जात शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माओं की जानकारी इंटरनेट पर डाल दी। इन रैंकिंग को देखकर कुछ लोग बेहद ईर्ष्या करने लगे, जबकि कुछ लोग गुस्से से भर गए। राजा हो या मंत्री, सब किस्मत पर निर्भर है। मुझे उन ड्रैगन और टाइगर राशि वालों से कितनी जलन होती है। कोई भी एक शक्तिशाली आत्मा जागृत कर ले तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक मिनट, ये हस्की क्या चीज है? ये रैंकिंग में कैसे आ गया? पता नहीं किस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हस्की आत्मा जागृत कर ली है। मैंने भी यह रैंकिंग देखी। पिछले जन्म की बातें याद करते हुए मुझे पता था कि जिन लोगों ने ये शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माएं जागृत की थीं, वे बिना किसी अपवाद के अपने अपने क्षेत्र को हिला देने वाले शक्तिशाली लोग थे। भविष्य में वे सभी अपनी अपनी चमक बिखेरने वाले थे। ड्रैगन कंट्री की एक जगह पर एक युवक ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अजेय शक्ति हो। उसकी आंखें खुलती और बंद होती तो उनके बीच महान मार्ग की चमक दिखाई देती थी। मैं आओ वूमिंग हूँ। मेरी राशि ड्रैगन है और मैंने राशि आत्मा ब्लैक ड्रैगन को जागृत किया है। भले ही इस जन्म में मैं ड्रैगन क्लॉ को जागृत नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। भविष्य में मैं इस प्राचीन बाढ़भूमि की दुनिया में अपनी एक अलग दुनिया जरूर बनाऊंगा। वहीं एक और आकर्षक और रहस्यमय आंखों वाला युवक दूर की ओर देख रहा था और हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए था, मानो वह स्वयं स्वर्ग और धरती के साथ एक हो गया हो। मैं लियू नियन हूँ। मेरी राशि सांप है और मैंने राशि आत्मा शांग लियू को जागृत किया है। शांग लियू की सांप आत्मा के साथ मैं निश्चित रूप से इस जागृति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे शांग लियू के साथ मिलकर सर्वोच्च स्थान हासिल करना है। दुनिया में जिन लोगों ने शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माएं जागृत की थीं, वे इस समय जोश से भरे हुए थे। सभी अपने भविष्य में दुनिया पर राज करने और अपनी पीढ़ी के लोगों को पीछे छोड़ने की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन केवल मैं जानता था कि मैं वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती दे सकता था। मुझे नहीं पता कि भविष्य में दुनिया के लोग मेरी राशि आत्माओं को देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दोहरी राशि आत्माएं जागृत की थीं और उन्हें भी दूसरों ने खोज लिया। जब सभी लोगों को पता चला कि अनुबंध करके दूसरी राशि आत्मा भी जागृत की जा सकती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा केवल राशि जागृति से पहले ही किया जा सकता था और दोहरी राशि आत्मा वाले लोग भी बेहद दुर्लभ थे। आखिर कौन सा सामान्य इंसान बिना किसी वजह के किसी तस्वीर पर अपना जन्म विवरण लिखेगा? इसी समय मैंने दूर से आते हुए अपने बचपन के दोस्त जो को देखा। मुझे देखते ही वह अपनी उपलब्धि दिखाने लगा। मैंने जो आत्मा जागृत की है वह एक ही शरीर में है। मेरी आत्मा एक सांप है। भले ही यह उन राक्षसों जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसे मध्यम स्तर की माना जा सकता है। भविष्य में जौनी बनना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इतना कहकर उसने अचानक अपनी राष्ट्रीय आत्मा को बुला लिया। उसके पीछे एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह वास्तव में एक विशाल काला सांप था। उसके शरीर के पीछे एक जोड़ी पंख भी थे। उसके पूरे शरीर पर मोटी और ठंडी चमक वाली शल्कें थीं। सिर्फ एक नजर देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते और शरीर में ठंडक दौड़ जाती। देखा, राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप कितना शानदार है। जल्दी से अपनी झेब्रा आत्मा भी बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैंने बेबसी से उसकी ओर देखा। यह बचपन का दोस्त हर मामले में अच्छा था, बस अपनी उपलब्धियां दिखाने का बहुत शौकीन था और थोड़ा ज्यादा बोलता था। हालांकि उसकी राष्ट्रीय आत्मा वास्तव में काफी शानदार थी। मैंने अपनी 9 भयंकर राक्षसी आत्माओं को बुलाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। अगर दूसरे लोगों को इसका पता चल जाता तो पूरा ड्रैगन कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती। मैंने झो नेंग को बताया कि मैंने उसे क्यों बुलाया था। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ बाहर जाकर साधना के लिए कोई जगह ढूंढे। दुनिया के बदलने के बाद शहरों में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। इसके उलट जिन जगहों पर इंसानों का आना जाना नहीं था, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक थी। स्वर्गीय गुफाएं और पवित्र भूमि साधकों के बीच छीना झपटी का स्थान बन गई थी, क्योंकि यहाँ साधना करने से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता था। राशि आत्मा चाहे जितनी भी शक्तिशाली या कमजोर हो, हर कोई तेजी से मजबूत बनने का तरीका खोज रहा था। मैंने अपनी नजर पिछले जन्म में उस वीरान जगह पर टिकाई जहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि कुछ ही समय बाद वहाँ अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी हो जाएगी। तभी लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और वे उस जगह के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अंत में वह एक शक्तिशाली राशि जागृत व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। मेरी शुरुआत के लिए इससे उपयुक्त जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इस समय घायल लिली बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। उसके माता पिता बेहद हैरान थे कि आखिर किसी ने उनके बेटे को छूने की हिम्मत कैसे की। लीजिया परिवार में एक ही घर से 2 महान प्रतिभाएं थीं। बड़ा भाई बाघ राशि का था और उसने 9 नेदर व्हाइट टाइगर को राशि आत्मा के रूप में जागृत किया था। छोटा भाई ड्रैगन राशि का था और उसने क्यू लॉन्ग को राशि आत्मा के रूप में जागृत किया था। इससे पूरे एस सिटी के लोग बेहद ईर्ष्या करते थे, लेकिन आज किसी ने उसके एक हाथ को ही काट दिया था। चिंता मत करो बेटे, वह चाहे कोई भी हो, हमारे LI परिवार के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत की है तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, मौत। इस समय मैं जाओ नेंग को लेकर उस खजाने वाली जगह पर पहुंचा, लेकिन वह यहाँ आकर बेहद निराश हुआ। यह तो बस एक सब्जियों का बगीचा है और इसमें ऐसा कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा। तुमने कहा था कि यहाँ साधना की गति बढ़ सकती है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। जाओ नंग को अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस हुआ और उसने स्वाभाविक रूप से अपनी गर्दन थोड़ी सिकोड़ ली। एक बदबूदार पंजा उसके सिर की खाल को छूता हुआ निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भेड़िया, जिसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था और जो आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसे घूरते हुए दांत निकाल रहा था। यह राक्षसी जानवर ब्लू फ्लेम वुल्फ था। हालांकि झो नेंग ने स्नेक राशि आत्मा को जागृत किया था, लेकिन उसने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख कर साधना शुरू नहीं की थी और न ही किसी लड़ाई का अनुभव किया था। एक खूंखार राक्षसी जानवर का सामना करते ही वह अचानक डर गया। इसी समय मैं लगभग डर के मारे पैंट गीली कर चुके जाओ नेंग के सामने खड़ा हो गया और मेरी ओर झपटकर काटने आ रहे भेड़िए के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। ब्लू फ्लेम वुल्फ की दर्द भरी चीख सुनाई दी और मेरा मुक्का उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। झो नेंग ने यह दृश्य देखा तो वह भी जमीन पर बैठ गया और उसे अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा। क्या झेब्रा स्नेक से भी ज्यादा शक्तिशाली है? अभी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आखिर में तुमने ही मेरी रक्षा कर दी। मैंने इस समय बेहद गंभीर होकर उसे समझाया, अगली बार जब भी किसी राक्षसी जानवर या दुश्मन का सामना हो, याद रखना कि ऐसे खड़े होकर मत रह जाना और न ही ध्यान भटकाना। लड़ाई में 1 सेकंड की देरी भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। भविष्य में तुम्हें सिर्फ राक्षसी जानवरों से ही सावधान नहीं रहना है, बल्कि बुरी नीयत वाले लोगों से भी सावधान रहना होगा। जाओ नेंग ने सब्जियों के बगीचे में 1 सप्ताह तक साधना की। हम दोनों का स्तर माउंटेन रेल्म के मध्य चरण तक पहुंच गया। इसी समय शहर में भी बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। छोटे बड़े तरह तरह के संगठन लगातार सामने आ रहे थे और शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि भविष्य में मजबूत बनने के लिए अपनी पूंजी तैयार कर सके। मैंने भी अपना एक संगठन बनाने का फैसला किया। मैंने जाओ नेंग को कुछ भरोसेमंद लोगों को यहाँ लाने के लिए कहा और इसमें
कोई भी प्रवेश की शर्त नहीं होगी, बस इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह इसमें शामिल हो सकता है। ये सुनते ही जाओ नेंग की आंखें चमक उठी। तो क्या मैं इस संगठन का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ? इसलिए उसने तुरंत स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट डाल दी और मेरे तथा उसके द्वारा बनाए जा रहे संगठन में लोगों की भर्ती की खबर फैला दी। शहर के दूसरी ओर मू परिवार में तीनों लोग खाने की मेज पर बैठे थे। सामने बैठी साफ सुथरे चेहरे वाली महिला का नाम मूवान था। उसने स्नेक राशि की आत्मा मेशा को जागृत किया था। उसकी मां मो क्विंगवू ने रैबिट राशि की आत्मा चिलिंगयू को जागृत किया था। उसके पिता मू चिंगयांग ने तो टाइगर राशि की आत्मा यूमिन व्हाइट टाइगर को जागृत किया था। यह पूरा परिवार बेहद शक्तिशाली था। वेली परिवार के लीली के अपंग होने की बात पर चर्चा कर रहे थे। पता नहीं उसने किस शक्तिशाली व्यक्ति को छेड़ दिया। इस घटना ने उन्हें चेतावनी दे दी थी। भले ही किसी ने शक्तिशाली राशि आत्मा को जागृत किया हो, फिर भी उसे अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर लीली को अपंग करने वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति को जनहुन सेक्ट में शामिल कर लिया जाए तो संगठन को निश्चित रूप से और भी ताकत मिल जाएगी। यह कहते कहते मूवान को अपने एक जूनियर स्कूलमेट की याद आ गई। मुझे एक दोस्त की याद आई, क्या मैं उसे जनहुन सेक्ट में शामिल करवा सकती हूँ? मू चिंगयांग अभी कुछ कहने ही वाला था कि घर में मेहमान आ गए और परिवार का खाना बीच में ही रुक गया। मूवान ने साफ देखा कि आने वाले सभी लोग जियांगझोउ सिटी के प्रभावशाली लोग थे और वे उसके परिवार के साथ कुछ सहयोग करना चाहते थे। मूवान की वहां ज्यादा बात नहीं बन रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसने कंप्यूटर खोला और इंटरनेट पर कुछ खबरें देखने लगी। जल्द ही एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। नीचे टिप्पणियों में गालियों की बांट थी। शिटियन तो बस एक धोखेबाज है ना? वह जाओ नेंग भी बहुत दिखावा करता है। एक घटिया सब्जियों का बगीचा बना रखा है और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर साधना की पवित्र भूमि बता रहा है। एक मजाक सुनो, झेब्रा राशि आत्मा जागृत करने वाला व्यक्ति अपना संगठन बनाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। उधर मैं और जाओ नेंग दोनों ही काले पड़े चेहरों के साथ बैठे थे कि अचानक फोन बज उठा। फोन मूवन का था। शिटियान, तुम ठीक हो? मूवन की आवाज बहुत कोमल थी। यह सुनकर मुझे पिछले जन्म की वह बात याद आ गई जब उसने मुझे जनहोन सेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया था। उस समय कोई भी संगठन मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहता था। अगर मूवान ने मुझे जनहोन सेक्ट में जगह दिलाकर सुरक्षा न दी होती तो प्राचीन बाड़भूमि के युग में मैं 5 साल तक भी जीवित नहीं रह पाता। मैंने इंटरनेट पर देखा है कि बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ बातें फैला रहे हैं। तुम और जाओ नेंग मुझसे मिलने आओ, हम सामने बैठकर बात करते हैं। मैं और जाओ नेंग तय समय के अनुसार मू परिवार के पास वाले पार्क में पहुंचे। मूवान ने शरीर से चिपके हुए लड़ाकू कपड़े पहन रखे थे, जिससे पहले से ही अपने भीतर की ठंडी आभा रखने वाला उसका व्यक्तित्व और भी निडर और खुला हुआ लग रहा था। कुछ देर पुरानी बातें करने के बाद मूवान ने बताया कि उसने इंटरनेट पर वह पोस्ट देखी थी। उसने कहा कि हमें जनहुन सेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए। उसे पहले से लगा था कि मैं मान जाऊंगा। आखिर जनहुन सेक्ट इस शहर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला संगठन था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे उसे ही अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दूंगा। सीनियर, आइए, मैंने सच में एक खजाने वाली जगह खोज ली है। मूवान मेरी गर्मजोशी भरी नजरों के सामने टिक नहीं पाई और झकते हुए सिर हिला दिया। इसी समय उसके माता पिता अचानक उसके पीछे आ गए। मूवान ने भी हमारा परिचय करवाना शुरू कर दिया। पापा, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं अपने दोस्तों को जनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती हूँ। यही दोनों हैं। मू चिंगयांग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि हमारे चेहरे मासूम लग रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ताकत थी। युवाओं, तुम दोनों ने कौन सी राशि आत्मा जागृत की है? हमने अपना परिचय दिया। मू चिंगयांग ने सिर हिलाया। स्नेक राशि आत्मा भले ही सामान्य हो, लेकिन इसकी नजदीकी लड़ाई की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। किसी तरह यह जनहुन सेक्ट में शामिल होने के योग्य है। जहाँ तक झेब्रा राशि आत्मा की बात है, इसे भूल जाओ। ये मेरे जनहुन सेक्ट में शामिल होने के बिल्कुल लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अचानक ठिठक गया। पिछले जन्म में जनहुन सेक्ट में मेरा शामिल होना तो बहुत आसानी से हुआ था। सीनियर ने फोन किया और अगले ही दिन मैं खुद जनहुन सेक्ट में रिपोर्ट करने पहुंच गया था। लगता है पिछले जन्म में मेरे जनहुन सेक्ट में शामिल हो पाने की वजह निश्चित रूप से सीनियर की बार बार की गई विनती थी। उसने मेरे लिए सभी दबावों को अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन इस जन्म में मैंने 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों को अपनी राशि आत्माओं के रूप में जागृत किया था। मैं दोबारा सीनियर को मुश्किल में नहीं डालूंगा। जनहुन सेक्ट के प्रमुख मूवॉन के पिता टाइगर राशि के यूमिन व्हाइट टाइगर आत्मा को जागृत करने वाले इस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जनहुन सेक्ट में शामिल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मूवॉन को अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मू चिंगयांग गुस्से से उछल पड़ा। मेरी बेटी को अपने संगठन में शामिल करना चाहते हो तो फिर मुझे देखना होगा कि आखिर इस शंघाई अलायंस में कितनी क्षमता है। मैंने उसी समय मू चिंगयांग से 3 दिन बाद उसके घर आकर चुनौती देने का वादा किया। अगर मैं जीत गया तो मैं मूवान को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मू चिंगयांग की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी राशि आत्मा सिर्फ झेब्रा थी, उसमें आखिर
जेनहुन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई, लेकिन फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ बार हंसने के बाद वह वहां से चला गया। यह खबर जल्द ही शहर की गलियों और मोहल्लों में फैल गई। कुछ लोग मेरे आत्मघाती व्यवहार को देखकर तिरस्कार करने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, लगता है मैंने एक बेवकूफ झेबरा को देख लिया है जो मूवमेंट के मुखिया की दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ दीवार में सेंध लगाना है, ये तो सीधे नाक पर चढ़ना है। यानी मूवमेंट के मुखिया का दिल बड़ा है। अगर ये जेनहुन सेक्ट के लोगों को हरा पाया तो मैं उल्टा खड़े होकर जियांग सांजिन खाऊंगा। मैंने इन लोगों के तिरस्कार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी उस सीनियर की रक्षा करना चाहता था जिसने पिछले जन्म में मेरा बहुत ख्याल रखा था। जेनहुन सेक्ट में रहकर हासिल की गई उपलब्धियां मेरे साथ मिलकर विकास करने के सामने भला क्या मायने रखती थीं? आखिर मैं पहले ही विनाश के युग में एक बार जी चुका था। मुझे यह भी पता था कि विनाश के युग में भविष्य में कौन कौन से दुर्लभ संसाधन दिखाई देंगे। इन संसाधनों के सहारे मैं चाहे जैसे भी हो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार कर सकता था। इसी समय जब मैं जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो रहा था, लाई परिवार पहले ही मुझसे बदला लेने की तैयारी कर चुका था। लीमो ने अपने बुरी तरह अपंग किए गए छोटे भाई को देखते हुए प्यार से कहा, भाई चिंता मत करो, वह शितियन निश्चित रूप से मरेगा। उसने जेनहुन सेक्ट के मुखिया के सामने ही चुनौती देने की हिम्मत की है। बड़े भाई ने पहले ही लोगों का इंतजाम कर दिया है। एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने जी टोंग डीमन बुल को आत्मा के रूप में जागृत किया है। उस समय वह सीधे उसे मार डालेगा। बिस्तर पर पड़े ली लेई का चेहरा बेहद उदास था। अगर शितियान को हजारों टुकड़ों में काट कर मार दिया जाए और उसकी लाश तक न बचे, तब भी मेरे दिल की नफरत कम नहीं होगी। बहुत जल्द 3 दिन बीत गए। जेनहुन सेक्ट के मुख्यालय में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई मुकाबला देखने आया था। सहायक क्षमता वाला झेबरा आत्माधारक खुद मौत को बुला रहा है, वह नंबर 1 जेनहुन सेक्ट को चुनौती दे रहा है। सबकी नजरों के सामने मैं बिना किसी घबराहट के मंच पर चढ़ गया। मेरा मुकाबला एक ताकतवर आदमी से था जिसका नाम वांग हू था। उसके पीछे सुनहरी चमकती आंखों वाला एक शक्तिशाली बाघ खड़ा था। वह उसकी राष्ट्रीय आत्मा नॉर्थ ईस्ट टाइगर थी। उसने मेरी ओर बेहद तिरस्कार से देखा। अलायंस लीडर शी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका दिया। मुक्के और लातों की लड़ाई में कोई आंख मुंह नहीं देखा जाता। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना। इतना कहकर वांग हू ने तिरस्कार से मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपनी राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप सक्रिय किया और मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने सीधे एक मुक्का मारा। मुंह से खून की एक धार निकली और मंच पर जा गिरी। वांग हू की आंखों में अविश्वास भर गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वांग हू इतनी जल्दी कैसे हार गया? भूखा बाघ घोड़े को खा गया, ये कैसे संभव है? बाघ राष्ट्रीय आत्मा वाला घोड़ा राष्ट्रीय आत्मा वाले से हार गया? दर्शक मंच पर बैठे मु चिंग्यांग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। असल में उसकी बेटी मुवान ने उससे शीतयान को स्वीकार करने के लिए कहा था। क्योंकि शीतयान की राष्ट्रीय आत्मा झेबरा थी, इसलिए उसे लगता था कि शीतयान के पास जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन आज मुकाबला शुरू होते ही जेनहुन सेक्ट का व्यक्ति मंच पर इतनी बड़ी बेइज्जती करवा बैठा था। मु चिंग्यांग ने वांग हू की ओर उंगली उठाई। इसे बाहर ले जाओ और जेनहुन सेक्ट से निकाल दो। इसके बाद उसने भीड़ में खड़े एक मजबूत युवक की ओर देखा। न्यू बेन, अगली लड़ाई तुम्हारी है। उसे देखते ही मु वैन ने तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस व्यक्ति की राष्ट्रीय आत्मा पर्पल आइड डीमन बुल थी और प्राचीन बाढ़भूमि के आगमन से पहले न्यू बेन एस सिटी का सैंड प्रतियोगिता चैंपियन था। जेनहुन सेक्ट में उसकी ताकत पहले ही शीर्ष स्तर की मानी जाती थी। लेकिन बदला लेने और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मु चिंग्यांग ने अपनी बेटी की विनती को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने न्यू बेन को आदेश दिया, तुम्हें 3 चालों में शीतयान को हराना ही होगा। न्यू बेन वास्तव में लीमो द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। मंच पर जाने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए उसने न्यू बेन को थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ाने वाली दवा का इंजेक्शन भी दिया था। न्यू बेन धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ रही है। माउंटेन रेल्म का प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। जब वह मेरे सामने पहुंचा तब तक न्यू बेन का स्तर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद राष्ट्रीय आत्मा की परछाई में भी जीवंत बदलाव दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। न्यू बेन वास्तव में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच गया। जेनहुन सेक्ट की नींव सच में बहुत गहरी है। यह जानना जरूरी था कि इस समय स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने वाले सभी लोग इंसानों में असाधारण प्रतिभाएं थे। यही जेनहुन सेक्ट की असली ताकत थी। लगता है आज शीतयान का हारना तय है। इस समय मेरे मन में भी थोड़ी घबराहट थी। हालांकि 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों से मिली शक्ति के कारण माउंटेन रेल्म में मैं बिना राष्ट्रीय आत्मा की मदद के भी बेखौफ रह सकता था। लेकिन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का सामना करना
पाना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा मेरी जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा के कारण 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों में से किसी एक की राष्ट्रीय आत्मा को पूरी तरह बुलाना भी मुश्किल था। मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था कि न्यूबेन ने सबसे पहले हमला कर दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार छोड़ दिया। डीमन बुल शेक्स द स्काई। वह शेर के सामने खरगोश पर पूरी ताकत से झपटने जैसी रणनीति अपनाते हुए आया। पर्पल आइड डीमन बुल पहाड़ की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसने मुझे सीधे कई मीटर दूर उछाल दिया। शरीर रुकते ही मेरे मुंह से खून की एक धार निकल गई। वास्तव में एक भयानक बैल है। मुझे पीछे हटकर घायल होते देखकर मंच के नीचे मौजूद दर्शकों ने जोर जोर से जयकार करना शुरू कर दिया। इस हालात को देखकर लगता है कि शीतियान को 10 सेकंड के अंदर ही न्यूबेन मार डालेगा। झो मेंग को भी डर था कि कहीं न्यूबेन मुझे मार न डाले, इसलिए वह मंच पर चढ़कर मुझे वहां से नीचे ले जाने की तैयारी करने लगा। भीड़ में छिपे लीमो ने यह दृश्य देखा और मन ही मन कहा, शीतियान, क्या तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते थे? ताकतवर होने से क्या फायदा है? उठकर देखो, मैदान में खड़ा न्यूबेन ही। बाकी लोगों की सोच के बिल्कुल विपरीत न्यूबेन खुद बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसका डीमन बुल शेक्स द स्काई कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह हमला केवल मुझे 10 कदम पीछे ही धकेल पाया था। हालांकि उसने ज्यादा विचार नहीं किया। जब किसी ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसे वह काम पूरा करना ही था। अगले वार में वह अपने सामने खड़े इस युवक की जान लेने वाला था। जैसे ही एक तेज बैल की दहाड़ सुनाई दी, पर्पल आइड डीमन बुल की वास्तविक आत्मा पर बैंगनी रोशनी लगातार चमकने लगी। इस बार भी वही था, डीमन बुल शेक्स द स्काई। न्यूबेन ने अपनी लगभग पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल दी थी। अगर उसके सामने एक छोटी पहाड़ी भी होती तो इस वार से उसमें भी एक बड़ा छेद हो जाता। शीतियान, सावधान। इसी समय मुझे दोनों तरफ से घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। ये जुनेंग और मुवॉन थे, जो मुझे जल्दी से मंच से नीचे उतरने की चेतावनी दे रहे थे। अगर मैं आगे भी लड़ता रहा तो सच में मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि अभी जो कुछ हो रहा था वह मेरी उम्मीद से बाहर था, लेकिन इससे मैं हार नहीं मान सकता था। इस मुकाबले में मैं सिर्फ जीत कर मुवॉन को शंघाई अलायंस में शामिल नहीं करवाना चाहता था, बल्कि इस जन्म में खुद के प्रति भी जिम्मेदार बनना चाहता था। एक बार हार मान लेना मतलब पूरी जिंदगी हार मान लेना। इस समय मेरी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। न्यूबेन के सामने पूरी ताकत से तैयार डीमन बुल शेक्स द स्काई से मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया और दृढ़ता से मुक्का लहराते हुए न्यूबेन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं पर्पल आइड डीमन बुल से टकराने वाला था, अचानक मेरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। सबसे पहले झेब्रा आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल आई। इसके तुरंत बाद उसने एक साफ और तेज हिनहिनाहट जैसी आवाज निकाली, मानो किसी को पुकार रही हो। सभी लोगों की हैरानी और अविश्वास भरी नजरों के सामने एक और राष्ट्रीय आत्मा मेरे शरीर को चीरकर बाहर निकल आई। उसका शरीर हिरण जैसा था, पूंछ ड्रैगन जैसी, पूरे शरीर पर चमकदार कवच था और सिर पर पैरों वाले चिलिन का रूप दिखाई दे रहा था। ये वास्तव में दिव्य पशु किलिन था। अरे, ये लड़का तो दोहरी राष्ट्रीय आत्मा वाला निकला। हुआशिया के लोगों के दिलों में किलिन एक स्वर्ग से उतरा हुआ शुभ पशु माना जाता था। अगर किसी के पास किलिन राष्ट्रीय आत्मा हो तो कुछ बड़ी राष्ट्रीय आत्माएं भी जरूरी नहीं कि उससे बेहतर हो। जिस क्षण न्यूबेन के पर्पल आइड डीमन बुल ने शीतियान की पीठ के पीछे किलिन राशि आत्मा को देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत घबराहट दिखाई दी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। शीतियान को हराकर उपलब्धि हासिल करना हो या लीली का बदला लेना, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए जिंदा रहना है। भले ही उसके इस व्यवहार ने जेनहुन सेक्ट की प्रतिष्ठा को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन मो चिंगयांग ने किलिन राशि आत्मा को देखते ही समझ लिया कि अगर न्यूबेन दोबारा पर्पल आइड डीमन बुल को बुलाकर अपने शरीर की रक्षा भी करे, तब भी शायद उसका अंजाम राख बन जाना ही होगा। अलायंस लीडरशिप, जहां तक संभव हो दूसरों को माफ कर देना चाहिए। कृपया अपना हाथ रोक लें। इस बार हमारा जेनहुन सेक्ट हार मानता है। मुसेक्ट मास्टर, हमारे दोनों परिवारों के बीच मूल रूप से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे अलायंस लीडर को रोकने की कोशिश न करें। दर्शक दीर्घा में जाओनिंग खड़ा हो गया। हालांकि वह यहाँ मौजूद कई लोगों की तुलना में काफी अनुभवहीन था, लेकिन मेरी लगातार बढ़त के साथ उसके अंदर भी पहले से अलग एक आभा दिखाई देने लगी थी। अभी आपके लोगों ने घातक वार किया था और मेरे अलायंस लीडर की जान लेना चाहते थे। उस समय मुसेक्ट मास्टर ने उन्हें नहीं रोका। तो अब कृपया न्याय बनाए रखते हुए दोनों तरफ बराबर व्यवहार करें, वरना आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा। मो चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति भी लगातार बदलती रही। न्यूबेन को पता था कि वह अब मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। उसने अपना सिर जमीन पर पटक कर खून तक निकाल लिया और मो चिंगयांग ने भी उसके लिए विनती की, लेकिन फिर भी शीतियान की प्रचंड हत्या की इच्छा को कोई नहीं रोक सका। तो अब उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शीतियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जिली राष्ट्रीय आत्मा की एक भयंकर गर्जना के साथ हजारों बिजली की धाराएं सीधे न्यूबेन के शरीर पर गिर पड़ी। मैंने ठंडी आवाज में उसकी आखिरी बात का जवाब दिया, ली परिवार मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं उनके एक बेटे को अपंग कर चुका हूँ, तो बचे हुए एक बेटे को भी अपंग करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वे सच में मेरे खिलाफ खड़े हुए तो पूरे ली परिवार को खत्म करना भी मेरे लिए सिर्फ हंसी मजाक
मजाक की बात होगी। जेनहुन सेक्ट के और कौन से दोस्त हैं जो आकर मेरे साथ हाथ आजमाना चाहते हैं? मेरी आवाज में हत्या की भावना साफ झलक रही थी। मंच के चारों ओर मौजूद दर्शक अब अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें शायद याद ही नहीं रहा कि कुछ समय पहले उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या कहा था। अब मेरी ताकत ने उनके चेहरों पर जोरदार तमाचा मार दिया था। इसके उलट एक शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म ने उनके दिल से निकली जयकार को जगा दिया था। शोर मचाती भीड़ में बाकी सभी से अलग लीमो का चेहरा गुस्से से लाल होकर सुअर के जिगर जैसा हो गया था। वह सिर्फ शितियन से नफरत नहीं करता था, बल्कि आखिरी समय में लाई परिवार के साथ विश्वासघात करने वाले न्यूबिन से भी नफरत करता था। शितियन जैसे खतरे को हर हाल में खत्म करना होगा। मंच पर मू चिंगयांग ने भी हैरानी से पाया कि ली परिवार का ली ले वास्तव में शितियन द्वारा ही अपंग किया गया था, और उस समय शितियन ने राष्ट्रीय आत्मा का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये एक ऐसी भयानक लड़ाकू शक्ति थी। उसका बूढ़ा चेहरा अनजाने में लाल पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को खो दिया हो। इसके बाद उसने सीधे अपनी राष्ट्रीय आत्मा को बुलाया और उड़कर मंच पर पहुंच गया। शितियान, इस चुनौती में हमारा जेनहुन सेक्ट हार गया। इस समय उसने जेनहुन सेक्ट की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, सिर्फ इस बात के कारण कि शितियन ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के करीब पहुंच चुके न्यूबिन को दबाकर हरा दिया था। इतना ही काफी था कि जेनहुन सेक्ट के सभी सदस्य उसके सामने सिर झुका दें। शितियान, पहले अंकल से गलती हो गई थी। मूवान तुम्हें जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती थी। अंकल पूरी तरह सहमत हैं। अंकल को माफ कर दो। जेनहुन सेक्ट तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन मेरे जवाब ने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया। अंकल, मैंने जेनहुन सेक्ट को चुनौती ही मूवान के लिए दी थी। अब मैं जीत चुका हूँ, तो अब आप उसे शंघाई अलियंस में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं, है ना? यह सुनकर मू चिंगयांग कुछ देर के लिए पूरी तरह अवाक रह गया। इतने बड़े जेनहुन सेक्ट को शितियान ने ठुकरा दिया और उसकी बेटी को पसंद कर लिया। इसके अलावा जेनहुन सेक्ट की नींव अभी अभी बने शंघाई अलायंस से भला कैसे तुलना कर सकती थी? लेकिन यह भी ठीक था। बेटी का शंघाई अलायंस में शामिल होना और शितियान का जेनहुन सेक्ट में शामिल होना मूल रूप से एक ही बात थी। दोनों पक्षों के बीच हुई ये छोटी मोटी घटनाएं आगे के संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगी। इस तरह मू चिंगयांग के कहने पर मैं मू वॉन को लेकर जेनहुन सेक्ट से चला गया। शंघाई अलायंस के किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि ठंडी चमक वाली एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। लीमो को अचानक एक बात समझ में आई। अभी हमला करने का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि दोहरी राशि आत्मा जागृत करने वाले शितियन ने पहले खिलिन आत्मा को बुलाया था और फिर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म को मार गिराने वाला घातक प्रहार किया था। अब शितियन निश्चित रूप से अपने सबसे कमजोर समय में था। ऐसे में उसकी 9 नेटर व्हाइट टाइगर निश्चित रूप से शितियान की कमजोर खिलिन आत्मा को चीर सकती थी। कुछ देर बाद शितियान और बाकी लोग एक अपेक्षाकृत सुनसान जगह पर पहुंचे। लीमो ने सीधे अपनी राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप बुलाया और शंघाई अलायंस के सभी लोगों के सामने रास्ता रोक दिया। शितियान, जल्दी से अपनी मौत स्वीकार कर लो। उसकी आक्रामक मुद्रा और उसके द्वारा दिखाई गई राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप देखते ही मैंने तुरंत उसकी पहचान बता दी। तुम ली परिवार के लीमो हो, है ना? लीमो ने ज्यादा बातें नहीं की। उसने तुरंत अपनी राष्ट्रीय आत्मा को सक्रिय किया और एक प्रकाश तरंग छोड़ दी। यह व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव थी। मैंने सभी लोगों को पीछे धकेल दिया और मजबूरी में इस हमले को अपने शरीर से झेल लिया। लीमो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे तुरंत लगा कि उसका फैसला सही था। अगर शितियान को जिंदा छोड़ दिया गया तो भविष्य में उसके मजबूत होने के बाद वह ली परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरे पूरे शरीर की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जिसमें दर्द ना हो। मैंने जोर से चिल्लाकर सभी से कहा, किसी को पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी भागो। इसके बाद मैं लीमो के साथ उलझ गया। दोनों तरफ से मुक्के और लातें चलने लगीं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लीमो और भी ज्यादा हैरान होता गया। किलेन, आत्मा जागृत करने के बाद शितियन को आखिर कितनी शक्ति मिली है? वह मेरे साथ इतने लंबे समय तक शारीरिक लड़ाई कैसे कर सकता है? लेकिन यह देखकर कि मैं लगातार चीलिन आत्मा को नहीं बुला रहा था, उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। क्या तुमने दोहरी राशि आत्मा जागृत नहीं की है? अपनी किलिन को बाहर निकालो। उसका अनुमान सही था। इस समय मैं बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर चुका था और किलिन को बिल्कुल भी बुलाने में सक्षम नहीं था। जैसे ही लीमो ने नई राशि आत्मा को सक्रिय करके मुझे मारने की तैयारी की, तभी आसमान से एक काली परछाई उड़ती हुई आई और सीधे एक जोरदार हेडबट से लीमो के कमर और पेट पर जा टकराई। वह जाओनिंग था। इस समय उसका वापस आना साफ तौर पर मौत को बुलाना था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम इस समय वापस क्यों आए? जाओनिंग जमीन से एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे स्नेक राशि आत्मा का वास्तविक रूप दिखाई दिया। वह लगातार फुफकार रहा था और देखने में बेहद डरावना लग रहा था। बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे भाग सकता था? हमेशा से यही होता आया है कि बॉस अपने अधीन लोगों को छोड़ता है। भला किसका अधीन व्यक्ति अपने बॉस को छोड़कर भागता है? तुम अभी न्यूबेन के साथ बड़ी लड़ाई लड़कर आए हो। इस लीमो को मैं संभालता हूँ। मू वान भी पता नहीं कहां से अचानक निकलकर सामने आ गई। उसके पीछे
पीछे मेडुसा की राष्ट्रीय आत्मा थी। उसकी सांप जैसी आंखों में ठंडी चमक झिलमिला रही थी और वह भी उसकी तरह ही ठंडी नजरों से लीमो को घूर रही थी। अगर तुमने शीतियन को फिर से छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लीमो ने जाओनिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जिससे उसे ज्यादा डर था वह मुवान की मेडुसा थी और उसके पीछे मौजूद जेनहुन सेक्ट भी। मुवान, क्या तुम सच में इस लड़के की मदद करने पर अड़ी हुई हो? उसने सिर्फ एक औरत के लिए मेरे छोटे भाई को अपंग कर दिया है। इस समय मुवान का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। मैं तुम्हें उसका एक बाल भी छूने नहीं दूंगी। दोनों के बीच बहस बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई शुरू होने ही वाली है। तभी पता नहीं कहां से रेत का एक गुब्बार उड़ता हुआ आया और सीधे लीमो की आंखों में जा गिरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तब तक हम वहां से गायब हो चुके थे। रेत फेंकने वाला शनहाई एलायंस का नया भर्ती हुआ सदस्य लिनकेन था। जब झोनेंग ने ऑनलाइन भर्ती किए गए लोगों की सूची मुझे दी थी तब सैकड़ों उम्मीदवारों में मैंने एक नजर में उसका नाम देख लिया था। 9-tailed सीलियन फॉक्स लिनक्वियन उसकी राष्ट्रीय रैबिट थी और उसने गेल रैबिट राष्ट्रीय आत्मा को जागृत किया था। पिछले जन्म के अंतिम दौर में उसने 9-tailed सीलियन फॉक्स राष्ट्रीय आत्मा को जागृत किया था। लोगों के बीच यह बात फैली हुई थी कि उसने बहुत पहले ही 9-tailed स्पिरिट फॉक्स के एक चित्र पर अपना नाम और जन्म विवरण लिख दिया था, लेकिन उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वह इस बात को भूल गया था। और जब दोहरी राष्ट्रीय आत्मा का रहस्य फैल गया तब लिनचेन को भी यह बात याद नहीं आई। बाद में एक बड़ी लड़ाई के दौरान उसने अचानक अपनी दोहरी राष्ट्रीय आत्मा 9-tailed स्पिरिट फॉक्स को जागृत कर लिया। इसके बाद सिर्फ एक साल के भीतर वह तेजी से मजबूत हुआ और शक्तिशाली लोगों की पहली श्रेणी में पहुंच गया। लेकिन इस जन्म में उसके जागृत होने से पहले ही मैंने उसे खोज लिया और शंघाई अलायंस में शामिल कर लिया। अब उसने अपनी कमजोर राष्ट्रीय आत्मा की गति का फायदा उठाकर मुझे अपने अलायंस लीडर को बचाने के लिए वापस आने का साहस किया और साथ ही एक मुट्ठी रेत भी उड़ा दी। इसके बाद वह हमें लेकर युद्ध स्थल से बाहर निकल गया। हमारी लगातार प्रशंसा सुनकर लिनचेन का चेहरा शर्म से आधा लाल हो गया। इसी समय लीमो की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं और वह हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। वह किसी भी कीमत पर हमें मारना चाहता था, वरना लाई परिवार का अंत निश्चित था। उसने हाथ उठाकर फिर से एक व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। इस बार मैंने उसे सीधे झेलने का फैसला नहीं किया क्योंकि अब मुझे पीछे से किसी की चिंता नहीं थी। मैं उसके हमले से बच गया और फिर से लीमो के साथ शारीरिक लड़ाई में उलझ गया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी लीमो और भी हैरान होता गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी होने के बावजूद शीतयान अभी भी उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन अंत में उसे लगा कि मैं उसकी 9-नेटर व्हाइट टाइगर के हाथों जरूर मरूंगा। लेकिन उसे कहां पता था कि मैं उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ पा रहा था। वह सिर्फ क्यूलिन आत्मा की वजह से नहीं था। मेरे पास बाकी 8 महान भयंकर राक्षसी जानवर भी थे। 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों से मिली शक्ति ने मुझे अपने स्तर के भीतर अजेय बना दिया था। मैंने अपने पूरे शरीर में बची हुई आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और जबरन क्यूलिन राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप बुला लिया। क्यूलिन एनहिलेशन। क्यूलिन की एक भयंकर गर्जना के साथ उसने तुरंत अपना पंजा नीचे दे मारा। अगले ही पल उसकी 9-नेटर व्हाइट टाइगर बिखर गई। लीमो भी अनिच्छा के साथ अपनी जान गंवा बैठा। इस लड़ाई में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं भी बेहोशी की हालत में शंघाई अलायंस वापस लाया गया। जब मुझे दोबारा होश आया तब तक 3 दिन बीत चुके थे।